अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स हमने एक कोर्स स्टार्ट किया हुआ है जो बिजनेस फाइनेंस, मैनेजरियल फाइनेंस या फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। तो उसके लेक्चर्स को हमने डिस्कस किया था। उसमें हमने फाइनेंस की टर्म्स देखी थी, उसकी कितनी टाइप्स होती हैं बिजनेसेस की, उसको देखा था। तो आज हम उसका जो नेक्स्ट लेक्चर है वो कंटिन्यू करने जा रहे हैं। उसका जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको हम कंटिन्यू करेंगे, जो कि है हमारा रेशियो एनालिसिस पे। आज हम रेशियो एनालिसिस की डेफिनेशंस को देखेंगे, हम उसके कंसेप्ट्स को देखेंगे कि किन किन चीज़ों से रेशियो एनालिसिस जो है वो बेसिकली क्यों किया जाता है रेशियो एनालिसिस, और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है इसके, और इसके एडवांटेजेस क्या हैं। तो चलिए आइए अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। फिर हम सीरीज बाय सीरीज जो है वो इसकी रेशियोज़ को डिस्कस करेंगे और उनकी इंटरप्रिटेशंस को डिस्कस करेंगे। अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। आज हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है रेशियो एनालिसिस। रेशियो एनालिसिस क्यों किया जाता है? किसी भी फॉर्म के अंदर, किसी भी इंडस्ट्री के अंदर, किसी भी बिजनेस के अंदर कंपटीशन होता है। तो आप शेयर होल्डर्स हैं, इफ़ यू वांट टू इन्वेस्ट योर अमाउंट इन एनी कंपनी, आप पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आप ये एक्सप्लोर करना चाहते हैं कि किस कंपनी के साथ आपको पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए, कौन सी कंपनी आपके लिए बेटर है, किसका बिजनेस प्रॉफिट में जा रहा है, कौन आपके पैसे को लॉस नहीं होने देगा। तो उसके लिए हम जो है वो शॉर्ट वे यूज़ करते हैं, उसको हम रेशियो एनालिसिस कहते हैं, जिससे हम बिजनेस की इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री, कंपनी टू कंपनी, या एक कंपनी के अंदर ही अपनी अपनी परफॉर्मेंस को हम जो है वो चेक कर सकते हैं। तो इसकी डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं। डेफिनेशन इसकी है, रेशियो एनालिसिस इन्वॉल्व द कंपैरिजंस ऑफ फाइनेंशियल डेटा टू गेन इनसाइट इनटू बिजनेस परफॉर्मेंस। बेसिकली क्या है कि जो रेशियो एनालिसिस है ये किस चीज़ पे है? ये कंपैरिजंस करता है किस चीज़ के? फाइनेंशियल डेटा। फाइनेंशियल डेटा कौन सा होता है? फाइनेंशियल डेटा ऐसा डेटा होता है जो कि बेसिकली आपको आपकी इनकम स्टेटमेंट या बैलेंस शीट या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर से मिल रहा होता है। तो उसको ये कंपेयर करता है और बिजनेस की परफॉर्मेंस को चेक करता है कि बिजनेस क्या परफॉर्म कर रहा है, उसकी करंट जो एसेट्स हैं, लाइबिलिटीज़ हैं, फिक्स्ड एसेट्स हैं, और जितने भी उसके एक्सपेंसेस हैं, इनकम है, उनका बेसिकली वो अपने एसेट्स को कितने अच्छे से यूटिलाइज कर रहा है और वो कहाँ पे स्टैंड कर रहा है। ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास है रेशियो एनालिसिस इंफॉर्मेशन। रेशियो एनालिसिस करने के लिए हम जो है वो इंफॉर्मेशन कहाँ से लेंगे? ठीक है, इंफॉर्मेशन हमारे पास कहाँ से आएगी रेशियो एनालिसिस करने के लिए? तो वो बेसिकली कहाँ से आएगी? इनकम स्टेटमेंट से आएगी और बैलेंस शीट से आएगी। इनकम स्टेटमेंट से आपके पास जो इन्फॉर्मेशन आएगी वो क्या हो सकती हैं? ये इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट को हम किसी और लेक्चर में डिस्कस करेंगे, उसकी वीडियो बनाएंगे। इनकम स्टेटमेंट में आपके पास रेवेन्यूज होते हैं, ठीक है, उसके बाद कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाएगी, ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपके पास आ जाएगा और नेट प्रॉफिट आ जाएगा आपके पास। आपको रेवेन्यूज भी अवेलेबल होती हैं उसमें, आपको कॉस्ट ऑफ सेल्स भी अवेलेबल होती है जो आपने प्रोडक्ट को सेल आउट किया मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के अंदर, ग्रॉस प्रॉफिट जो आपने अपने एक्सपेंसेस को माइनस कर दिया उसमें से और जो चीज़ बच गई वो आपका ग्रॉस प्रॉफिट होता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट जब आपने अपने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को, बिजनेस को रन करने के लिए जितने भी एक्सपेंसेस आए आपने उसको माइनस कर दिया, आपने उसको डिडक्ट कर दिया, तो आपके पास क्या रह जाएगा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। देन यू हैव टू डिडक्ट द टैक्सेस और इंटरेस्ट को जब आपने डिडक्ट किया तो आपके पास नेट प्रॉफिट या नेट इनकम आपके पास आ जाती है। ये बैलेंस शीट की, ये इनकम स्टेटमेंट के आइटम्स हैं, यहाँ से हम रेशियो एनालिसिस के लिए हमें ये हेल्पफुल रहेंगी। दूसरी हमारे पास इंफॉर्मेशन के लिए होती है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट क्या है कि जिसमें आपके पास आपके एसेट्स और लाइबिलिटीज अवेलेबल होती हैं। एसेट्स में आपके पास करंट एसेट्स होंगे, ठीक है, करंट लाइबिलिटीज होंगी, इन्वेंट्रीज आपको मिल जाएंगी, जो भी गुड्स आपके पास पड़ी हुई होती हैं इन्वेंट्रीज आपकी। फिर ट्रेड रिसीवेबल्स या पेएबल, मीन्स टू से दैट कि आपने किसी को उधार पे चीज़ें दी हैं या किसी से उधार पे चीज़ें ली हैं तो आपके रिसीवेबल्स होंगे या पेएबल्स होंगे। देन आपके पास है लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़, ठीक है, आपने कोई लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए 10 ईयर्स के लिए कोई लोन लिया है बैंक से, तो वो आपकी लॉन्ग टर्म की लाइबिलिटीज़ हैं, ठीक है, वो आ जाएंगी। कैपिटल आपका आ जाएगा या रिजर्व, जो आपका सरमाया है वो आ जाएगा, या कुछ आपने सेव करके अपने प्रॉफिट में से रखा है रिजर्व। यहाँ से हमें ये सारी इंफॉर्मेशन मिलती है, इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट। इनमें से इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट के आइटम्स को लेके हम कंपैरिजन करते हैं अपने बिजनेस का, हम रेशियो एनालिसिस करते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास है की स्टेजेस इन रेशियो एनालिसिस। रेशियो एनालिसिस के अंदर कौन कौन सी स्टेजेस हैं, की स्टेजेस कौन सी हैं? एक स्टेज तो है कि आपने सबसे पहले डाटा को गैदर करना है, डाटा इकट्ठा करना है आपने, वो आपको कहाँ से मिलेगा? इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट से, जो हम डिस्कस कर चुके हैं। सेकंड पार्ट है उसका कैलकुलेट रेशो। फिर आपने जो डाटा आपको मिला उसमें से आपने उसकी रेशो को कैलकुलेट करना है, रेशो निकालनी है आपने उस डाटा से। वो किस तरह से निकालेंगे वो हम जब रेशोज को डिस्कस करेंगे तो उसमें आपको ये पॉइंट क्लियर हो जाएगा।
फिर थर्ड पॉइंट है हमारे पास इंटरप्रेट द रिजल्ट्स। जो रिजल्ट्स आएंगे रेशो से, जो क्वेश्चन आपने सॉल्व किया, जो रेशोज आपने निकाली, फॉर एग्जांपल 3/1 की निकाली या 3 रेशो आई किसी भी चीज़ की, तो हमने उसको इंटरप्रेट करना है कि इस 3 का मतलब क्या है, ये क्या हमें सजेस्ट करिए। देन हमारे पास है टेक एक्शन, उसको हम करेक्ट करने के लिए करेक्टिव मेजर्स लेते हैं। अगर आपको वो ठीक लगती है तो ठीक, अदरवाइज हम उसको इंप्रूव करेंगे। जो भी हमें उसमें कमी नजर आती है हम उसको चेकआउट करेंगे, उसका रिकॉर्ड रखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है की यूजर्स ऑफ रेशियो एनालिसिस। रेशियो एनालिसिस के यूजर्स कौन से होते हैं, कौन लोग रेशियो एनालिसिस को यूज करेगा, या किसके लिए उस इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हो सकती है वो। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा है प्रॉफिटेबिलिटी, देन लिक्विडिटी एंड देन फाइनेंशियल एफिशिएंसी। ठीक है, ये किन किन चीज़ों के लिए ज़रूरी है। देखें, प्रॉफिटेबिलिटी, जो प्रॉफिटेबिलिटी की रेशियोज होंगी उसको जानना किसके लिए इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स ये जानना चाहते हैं कि उनको कितना प्रॉफिट होगा इस कंपनी में। अगर हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं, शेयर्स बाय करते हैं इस कंपनी के, तो हमें प्रॉफिट कितना होगा। ठीक है, शेयर होल्डर वांट टू नो दैट। फिर गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ने टैक्सेस इंपोज करने हैं, गवर्नमेंट ने यहाँ पे टैक्स लगाने हैं, इनकम पे टैक्स लगाना है, तो उसको इनकम का पता होगा तो ही वो टैक्स इंपोज कर सकेगी उस कंपनी पे। तो उसके लिए भी ये इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, या वो रेशियो एनालिसिस की इन्फॉर्मेशन को यूज़ करते हैं। बेसिकली जो रेशियो एनालिसिस है एक स्मूथ डेटा है। आप इतने ज़्यादा डाटा में से एक सिंपल सी चीज़ से आप रेशो से गैस कर लें कि इस कंपनी की जो पोजीशन है, इस कंपनी की जो स्टेबिलिटी है वो कितनी है, उसको हम बेसिकली रेशो एनालिसिस भी कह सकते हैं। फिर हमारे पास है कंपैक्टर्स। कंपैक्टर्स कौन है, जो आपके मुकाबले में दूसरी फर्म हो सकती है, आपसे रिलेटेड जो काम करें। तो कंपैक्टर्स के लिए भी उस इंफॉर्मेशन को जानना ज़रूरी है कि वो जो दूसरी फर्म है उसकी प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है, वो आपसे ज़्यादा अच्छा काम कर रही है, आप उससे ज़्यादा अच्छी चीज़ें डिलीवर कर रहे हैं। ठीक है, फिर एम्प्लॉयज़ हैं, एम्प्लॉयज़ उस कंपनी के अंदर काम करते हैं, वो उनके लिए इन्फॉर्मेशन इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो सकती है कि इधर वो इस काबिल भी है कि आपकी वो जो सैलरीज़ हैं आपको पे बैक कर सके। अगर वो पे ही नहीं कर सकते तो मेरा ख्याल है कि वो एम्प्लॉयज़ वहाँ पे काम क्या करेंगे। ठीक है, तो वो ये सारी चीज़ें जो है ये इंपॉर्टेंट होती हैं प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज़ के लिए। इन यूज़र्स को इसकी इन्फॉर्मेशन की जो है ज़्यादा ज़रूरत होती है। नेक्स्ट हमारे पास है लिक्विडिटी। लिक्विडिटी में भी शेयर होल्डर्स हैं। लिक्विडिटी किसको कहते हैं कि आपकी जो लिक्विड पोजीशन है, कि अगर आपको पैसों की ज़रूरत पड़े फौरी किसी कंपनी को, तो उसकी पोजीशन है कि उसके पास कैश अवेलेबल होगा। जो करंट एसेट्स होते हैं हमारे, कैश हो गया, बैंक हो गया, ये सारे लिक्विड एसेट्स के अंदर, अकाउंट रिसीवेबल। तो क्या उसकी इतनी एबिलिटीज़ हैं कि उसके पास लिक्विड एसेट्स अवेलेबल हैं। ठीक है, उसकी लिक्विडिटी चेक करने के लिए कि हम कितनी जल्दी अपनी चीज़ों को कैश में या करंट एसेट्स को कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे अकाउंट रिसीवेबल है, वो कितने टाइम में जो है वो कैश में कन्वर्ट हो जाएगा अगर ज़रूरत पड़ती है फ़ौरन कैश की। ठीक है, तो इसके लिए तो लिक्विडिटी हम उसको कहते हैं। शेयर होल्डर्स के लिए जानना बड़ा ज़रूरी है कि अगर पैसे की ज़रूरत पड़े तो कंपनी जो है वो इसको लिक्विड कर सकती है, पैसे को वापस दे सकती है आपको पैसा। लैंडर्स, जिन्होंने आपको उधार देना है, वो ये चेक करते हैं कि अगर हमें खुदा ना खास्ता पैसों की फ़ौरन ज़रूरत पड़ती है तो क्या इस कंपनी ये इस काबिल है कि ये हमें पे करेगी, फिर ही वो आपको जो है वो लोन देने के लिए एग्री होते हैं। ठीक है, सप्लायर, जिन्होंने आपको रॉ मटेरियल देना है या कोई भी प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करनी है, सप्लायर्स हैं आपकी कंपनी के, रॉ मटेरियल देंगे, कि वो आपको उधार पे अगर सामान देते हैं, क्रेडिट पे देते हैं, तो क्या आप पे कर सकते हैं अपनी चीज़ों को बेच के। कंपनी इस काबिल है कि उसकी लिक्विडिटी इतनी है कि वो आपको पे कर सके। इसके लिए ये इन्फॉर्मेशन जानना बड़ा ज़रूरी है। फिर फाइनेंशियल एफिशिएंसी आ जाती है। फाइनेंशियल एफिशिएंसी शेयर होल्डर्स के लिए भी जानना ज़रूरी है, लैंडर्स के लिए भी और कंपैक्टर्स के लिए, कि फाइनेंशियली कंपनी की पोजीशन क्या है, उसके डेट कितने हैं, ठीक है, उसके एसेट्स कितने हैं, वो कितना जनरेट कर रही है अपने एसेट्स को यूज़ करते हुए। ये सारी रेशो जो हैं वो फाइनेंशियल एफिशिएंसी के अंदर आ जाती हैं, और ये सारी इंफॉर्मेशन उनके लिए जानना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारे पास है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रेशियो एनालिसिस। रेशियो एनालिसिस के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, सिंप्लीफाई, ये एज ए सिंप्लीफाई अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। अकाउंटिंग की जो इन्फॉर्मेशन होती है, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन कौन सी है, जो आपके पास इनकम स्टेटमेंट में अवेलेबल है, बैलेंस शीट के अंदर अवेलेबल है, उसको सिंप्लीफाई तरीके से वो यहाँ पे रेशियो एनालिसिस में हम एडजस्ट कर सकते हैं। हम उस सारी इन्फॉर्मेशन को बड़े ही शॉर्ट वे के अंदर और बड़े ही सिंप्लीफाइड मैनर के अंदर हम उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। सो वी कैन से दैट सिंप्लीफाई अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। रेशियो एनालिसिस का ऑब्जेक्टिव ये है कि वो सिंप्लीफाई कर देता है। फिर डिटरमाइन लिक्विडिटी ऑफ शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी। ठीक है, ये जो रेशियोज हैं इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि ये बेसिकली डिटरमाइन करती हैं लिक्विडिटी को, शॉर्ट टर्म
या लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी, कि शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए हमारे पास कितना कुछ अवेलेबल है और लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए हमारी लिक्विडिटी कितनी है। लिक्विड जैसे मैंने अभी आपको बताया यहाँ पे कि आपकी पोजीशन क्या है, करंट एसेट्स की पोजीशन क्या है, फिक्स्ड एसेट्स की या लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए पे करने की एबिलिटीज़ क्या हैं, उसके लिए भी आपको ये इन्फॉर्मेशन सारी जो है वो रेशियो एनालिसिस से मिल जाएगी। फिर असेसेस द ऑपरेटिंग एफिशिएंसी ऑफ द बिजनेस, आप रेशियो एनालिसिस से ये असेस भी कर सकते हैं कि आपकी ऑपरेटिंग एफिशिएंसी कितनी है, आपके एक्सपेंसेस कितने हो रहे हैं, आपको प्रॉफिट कितना हो रहा है, आप अपनी कंपनी को ऑपरेट करने की कितनी सलाहियत रखते हैं। अगर किसी बंदे ने पैसा इन्वेस्ट करना है आपके ऑर्गेनाइजेशन में तो वो आपकी ऑपरेटिंग एफिशिएंसी चेक कर सकता है। इससे क्या होगा, उसको आइडिया हो जाएगा कि आइदर कि ये कंपनी ऑपरेट कर सकती है इन फ्यूचर, इसके पास इतना इनफ कैश अवेलेबल है या इसके एसेट्स इतने हैं, इसकी पोजीशन है स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। फिर एनालाइज द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस, बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी को भी मेजर किया जा सकता है, एनालाइज किया जा सकता है बड़े ही शॉर्ट वे के अंदर रेशियो एनालिसिस से। आप जब प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज को हम डिस्कस करेंगे उसके अंदर हम ये देखेंगे कि हम अपनी रेशियोज को बिजनेस की जितनी भी जो आपके पास प्रॉफिट होगा उसको हम मेजर जब करेंगे, हम उसको चेक करेंगे, उससे हमें ये आइडिया होगा कि हमारे पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना होता है या रेशियोज कितनी हैं, और हमारे पास जो बच जाता है एंड पे नेट इनकम वो हमारे पास कितना बच जाता है। उससे हम ये आइडिया कर सकते हैं, एक कंपनी को दूसरी कंपनी से कंपेयर कर सकते हैं, हम ये देख सकते हैं कि इस कंपनी का नेट इनकम रेशियो इतनी है और दूसरी कंपनी की इतनी है, तो उससे हमें ये आइडिया होगा कि ये कंपनी बेटर परफॉर्म कर रही है या दूसरी कंपनी बेटर परफॉर्म कर रही है, ठीक है। इंट्रा कंपटीशन या इंट्रा जो है चेक जो है वो हम कर सकते हैं। फिर हेल्प इन कंपैरेटिव एनालिसिस, बेसिकली हम कंपैरेटिव एनालिसिस कर सकते हैं। कंपैरेटिव एनालिसिस क्या होता है कि विद इन द फर्म आप कंपनीज की पोजीशन को चेक कर सकते हैं और दूसरी कंपनीज के साथ भी हम इसको कंपेयर कर सकते हैं, अपने कंपेटिटर्स के साथ कंपेयर कर सकते हैं, इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री कर सकते हैं, मतलब आउट ऑफ द फर्म जाके भी कर सकते हैं और विद इन द फर्म भी हम उसकी ऑपरेटिंग एफिशिएंसी को चेक कर सकते हैं। तो रेशियो एनालिसिस के ये ऑब्जेक्टिव्स हैं जिससे हमें ये आइडिया हो जाता है। अब जो हम डिस्कस करेंगे वो हमारे हैं एडवांटेजेस ऑफ रेशियो एनालिसिस। ऑब्जेक्टिव्स के बाद हम एडवांटेजेस को देखेंगे कि रेशियो एनालिसिस के क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है यूजफुल टूल्स फॉर एनालिसिस फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के एनालिसिस के लिए एक बेहतरीन टूल्स के तौर पे यूज़ किया जाता है। जब आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एनालिसिस करने होते हैं तो आपके पास डिफरेंट तरह की इंफॉर्मेशन होती है, करंट एसेट्स भी हैं, आपके पास लाइबिलिटीज़ भी हैं, आपके पास फिक्स्ड एसेट्स भी हैं, आपके पास इनकम है, एक्सपेंसेस है, प्रॉफिट है, आपके पास हर तरह की इन्फॉर्मेशन होती है। तो जब आप उसको एक शॉर्ट वे के अंदर उसको एनालिसिस करेंगे, उसको एनालाइज करेंगे तो आपके पास एक जो है वो प्योर इन्फॉर्मेशन आ जाएगी जिससे आप ये आइडिया लगा सकते हैं उस कंपनी की पोजीशन को। तो हम ये कह सकते हैं कि यूज़फुल टूल है जिससे हम एनालिसिस कर सकते हैं किसके, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की, ठीक है। तो उसके बाद है सिंप्लीफाइज अकाउंटिंग डाटा। जो अकाउंटिंग का डाटा होता है हमारे पास उसको सिंप्लीफाई कर देता है। सिंप्लीफाई मीन कि उसको अंडरस्टैंड करना हमारे लिए और ज़्यादा आसान हो जाता है। जब हम रेशियोज़ को देखते हैं तो हमें ये आइडिया हो जाता है कि हमारे पास ये वाला डाटा किस कदर अवेलेबल है, उस कंपनी के पास किस कदर अवेलेबल है। तो हमारे लिए जब ये एनालिसिस आसान हो जाए तो हमारे लिए उस कंपनी में इन्वेस्ट करना या उसके शेयर्स को बाय करना हमारे लिए और ज़्यादा आसान हो जाता है। फिर है यूज़फुल फॉर फोरकास्टिंग, हम इससे अपना फ्यूचर फोरकास्ट कर सकते हैं। फिर इससे गाइडलाइन दी जा सकती है कि फ्यूचर फोरकास्ट के आने वाले टाइम के अंदर इस कंपनी की पोजीशन क्या होगी, इसमें इन्वेस्ट करना अच्छा रहेगा या नहीं अच्छा रहेगा। तो गाइडलाइंस होती हैं कि अगर हमारा कोई वीक पॉइंट है, हमारा कोई एरिया ऐसा है जिसके अंदर हम वीक हैं, हम सर्वाइव नहीं कर पा रहे उसमें, तो हमारे करंट एसेट्स कम है, हमारी लिक्विडिटी रेशियो में प्रॉब्लम है, हमारी प्रॉफिटेबिलिटी, तो हम क्या करेंगे, उससे फोरकास्ट हो जाएगा कि हमारे पास किस कदर चीज़ें अवेलेबल हैं, हमारी रेशियोज़ के एनालिसिस क्या है, हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की पोजीशन क्या है, बिजनेस की पोजीशन क्या है। तो हम इस काबिल जब होते हैं तो हम उसको गाइड कर सकते हैं फ्यूचर को। तो वी कैन से दैट कि हम ये फ्यूचर इसमें गाइड किया जा सकता है, फोरकास्ट कर सकते हैं, और एक अच्छा टूल है रेशियो एनालिसिस के लिए। यूज़फुल इन लोकेटिंग द वीक एरियाज़, हम अपने वीक एरियाज़ को लोकेट कर सकते हैं थ्रू रेशियो एनालिसिस। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जब हम एनालिसिस करेंगे तो हमारे जितने भी वीक एरियाज़ होंगे जहाँ पे हम लाए नहीं करते, जहाँ पे अगर हमारा रिटर्न जो है वो देर से आ रहा है, कंपनीज हम उधार पे चीज़ें बेचते हैं, लोग हमें पैसे जल्दी नहीं देते, तो वो हमारा वीक एरिया है। तो हम उसको इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं, हमें आइडिया होगा, हम इस रेशियो एनालिसिस से उसको चेक कर सकते हैं, अपने वीक एरियाज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं। अदर देन दैट यूज़फुल इन इंटर एंड इंट्रा फर्म, ये है इंट्रा फर्म
कंपैरिजन, ठीक है, इंट्रा फर्म कंपैरिजन। विद इन द फर्म भी हम एनालिसिस कर सकते हैं, अपनी रेशोज़ को कंपेयर कर सकते हैं, पिछले साल से कंपेयर कर सकते हैं, 5 ईयर्स के डाटा को हम ले सकते हैं कि लास्ट उस स्टेज पे हमारे साथ क्या पोजीशन थी, अब हमारी क्या पोजीशन है, विद इन द फर्म भी और विदाउट द फर्म के हम आउट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन जाके किसी दूसरी कंपनी से कंपेयर कर सकते हैं, इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो हम इंटर फर्म भी कर सकते हैं और इंटर फर्म भी हम जो है वो कंपटीशन जो है या कंपैरिजन जो है वो कंपैरेटिव एनालिसिस जो मैंने आपको अभी ऑब्जेक्टिव्स के अंदर बताया वो हम यहाँ पे कर सकते हैं। ये बेसिकली उसका इंट्रोडक्शन था कि उसके कॉन्सेप्ट से कि रेशियो एनालिसिस होता क्या है। रेशियोज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए हमने इस बेसिक चीज़ों को देखा। अब हम डिस्कस करेंगे फाइनेंशियल रेशियोज़ को कि रेशियोज़ कितनी टाइप की होती हैं और कौन कौन सी रेशियोज़ इसमें इन्वॉल्व होती हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमारे पास फाइनेंशियल रेशियोज़ हैं, इसमें हमारे पास एक लिक्विडिटी रेशियो होती है, ठीक है। लिक्विडिटी रेशियो के बाद हमारे पास एक्टिविटी रेशियोज़ और फिर मार्केट रेशियो होती हैं और फिर प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो होती है और एक रेशियो हमारे पास होती है डेट रेशियो। डेट रेशियो भी हमारे पास एक होती है, सॉल्वेंसी रेशियो, डेट रेशियो भी हम उसको कह सकते हैं। तो लिक्विडिटी रेशियो में आगे फर्दर इसको हमने क्लासिफाई किया है। अभी हम जस्ट इसकी टाइप्स को डिस्कस करें कि कौन कौन सी हैं, फिर वन बाय वन हम करंट रेशियो, क्विक रेशियो, कैश और ये जो एक्टिविटी रेशियो की एक एक रेशियो है इसके क्वेश्चंस को करेंगे और हम इसके फॉर्मूलाज के साथ इसको अंडरस्टैंड करेंगे। सबसे पहले हमारे पास है करंट रेशियो। लिक्विडिटी रेशियो में एक हमारे पास होती है करंट रेशियो, एक होती है क्विक रेशियो और नॉर्मली ये दो रेशियोज होती हैं। हम एक इसमें इंक्लूड कर सकते हैं कैश रेशियो भी, इसका एक पार्ट हम इसको कंसीडर कर सकते हैं। एक्टिविटी रेशियोज के अंदर हमारे पास इन्वेंट्री टर्नओवर होता है, ठीक है, टोटल एसेट टर्नओवर होगा। मींस तो मैं थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन करवाता जाता हूँ। इन्वेंट्री टर्नओवर में हमारे पास की जितनी इन्वेंट्रीज हैं वो कितनी जल्दी हमारी सेल आउट होती हैं, हम ये चेक कर सकते हैं। टोटल एसेट टर्नओवर के जितने भी एसेट्स हैं वो हमें कितना रिटर्न दे रहे हैं, टर्नओवर उनका क्या है। एवरेज कलेक्शन पीरियड के हमने अगर उधार पे चीज़ें बेचते हैं तो वो कितनी जल्दी हम उसको रिकवर करते हैं उसके पैसे। एवरेज पेमेंट पीरियड, हमने अगर किसी को पे किया है तो हम वो कितनी देर बाद, अगर हमने किसी को पे करना है, कोई लोन है, किसी से उधार पे चीज़ें ली हैं तो हम कितने टाइम बाद, कितने दिन बाद, कितने मंथ के बाद हम उसको पे करते हैं, हम इसमें ये चेक करेंगे। एक्टिविटी रेशियोज़ के अंदर हम 4 रेशियोज़ करेंगे, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो, एवरेज कलेक्शन पीरियड और एवरेज पेमेंट पीरियड। 4 रेशियोज़ हम इसमें डिस्कस करेंगे। लिक्विडिटी रेशियो में हम 3 रेशियोज़ को डिस्कस करेंगे। मार्केट रेशियो में हम 2 रेशियोज़ को डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट वन इज़ द मार्केट अर्निंग रेशियो है और उसके बाद जो सेकंड रेशियो है वो मार्केट या बुक रेशियो है, ठीक है। हम ये 2 रेशियोज़ को डिस्कस करेंगे मार्केट रेशियोज़ के अंदर। फिर हमारे पास है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो बड़ी इंपॉर्टेंट रेशियो होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कि हम उस कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी को टाइम टू टाइम चेक करते हैं। इस पोजीशन पे इसकी कंडीशन क्या है, अगर थोड़ा सा हम एक्सपेंसेस को निकाल दें तो फिर क्या कंडीशन होगी, ठीक है। तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में हम सबसे पहले रेशियो जो डिस्कस करेंगे वो होगी ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन रेशियो, फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन रेशियो, फिर हमारे पास होगी नेट प्रॉफिट मार्जिन रेशियो। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन रेशियो क्या है कि जिसमें से अभी आपने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को माइनस किया है, उसके बाद जो चीज़ बच जाती है। फिर ऑपरेटिंग, जिसमें से आप अपने एक्सपेंसेस को भी निकाल देते हैं, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन रेशियो। फिर हमारे पास नेट प्रॉफिट मार्जिन, जिसमें से आप इंटरेस्ट और टैक्सेस को भी निकाल दें, फिर रेशियो को कैलकुलेट करें कि आपकी पोजीशन क्या है कंपनी की। फिर रिटर्न ऑन टोटल एसेट्स, कि जितने भी एसेट्स कंपनी के पास हैं उस पे कंपनी उसको यूज़ करके, यूटिलाइज करके कितने पैसे जो है वो जनरेट करी, कितना प्रॉफिट जनरेट कर रही है। 4 और नेक्स्ट है रिटर्न ऑन एक्विटी। एक्विटी आपके कैपिटल को कहते हैं, अपने कैपिटल को यूज़ करके कंपनी कितना पैसा जनरेट कर रही है, ठीक है। फिर है ईपीएस, दिस इज कॉल्ड द अर्निंग पर शेयर। एक शेयर पे कंपनी कितना प्रॉफिट अर्न कर रही है उसको हम क्या कहेंगे, अर्निंग पर शेयर, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। फिर है हमारे पास डीपीएस, डिविडेंड पर शेयर। डिविडेंड पर शेयर का मतलब होता है कि कंपनी कितना डिविडेंड एक शेयर पे देती है। अगर किसी के पास शेयर्स खरीदा हुआ किसी ने, उस पर पहले ईपीएस चेक करेंगे कि टोटल अर्निंग कितनी करती है, फिर उसमें से शेयर होल्डर को कितना पैसे देती है, वो डीपीएस होगा। तो ये सारी रेशियो, और डेट रेशियो के अंदर हम डेट रेशियो को डिस्कस करेंगे। इन सारी रेशियोज़ को हम जो है 1 बाय 1 विद क्वेश्चन करेंगे। आज का लेक्चर इतना ही था। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, कोई क्वेश्चन हो आपका, तो आप कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हैं। और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इन सारी रेशियोज़ को जो है वो डिस्कस करेंगे। इसके पार्ट्स में ये फर्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे। कोई क्वेश्चन हो कमेंट्स में बताएं, और वीडियो अच्छी लगी हो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।